तो दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है वो कंटिन्यू अपलोड करने जा रहा हूं। तो आने वाले दिनों में आपको फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है उसके वीडियो मिलने वाले हैं। तो आपके जूलॉजी फर्स्ट पेपर का जो टाइटल है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो इस पेपर का मैं फर्स्ट यूनिट प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट ये स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके नॉन कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए कुछ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा जिस आधार पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। यानी कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एनिमल को किस आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे सिमेट्री के आधार पर, सीलोम के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर एक फाइलम में, हर एक स्पीसीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आने वाले जितने भी फाइलम हैं और उस फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज़ हैं उनमें ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और इस पूरे टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की, तो एनिमल किंगडम को कुल 10 आधार पर डिवाइड किया गया है। तो आप टेबल देख सकते हैं। तो फर्स्ट बेसिस है मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स, सेकंड है हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स, थर्ड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है सिमेट्री, फिफ्थ है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स है द बॉडी कैविटी और सिलोम, सेवेंथ है सेगमेंटेशन, एट है बॉडी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, नाइन्थ है नोटोकॉर्ड और 10th है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए हम स्लाइड के थ्रू समझते हैं कि किस आधार पर एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। तो यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम की, तो किंगडम एनिमिलिया में एनिमल किंगडम को रखा गया है और यहाँ पर बात हो रही है मल्टी सेलुलर एनिमल की। तो यदि हम बात करें यूनिसेलुलर एनिमल की, तो यूनिसेलुलर एनिमल को प्रोटोजोअन्स में रखा गया है। अब यदि बात करें हम मल्टी सेलुलर एनिमल की, तो इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेलुलर लेवल और सेकंड है टिश्यू लेवल, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेन सिस्टम के आधार पर। तो इस आधार पर कैसे डिवाइड किया गया है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, रेडियल एंड बाइलेटरल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सेलुलर लेवल पर एनिमल को डिवाइड किया गया है उसके अंतर्गत हम सिर्फ पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। यानी कि जो पोरीफेरा है इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है, यानी इनकी जो बॉडी होती है ना तो इनमें ऑर्गन पाए जाते हैं, न ही टिश्यू पाए जाते हैं। वही बात करें हम सिमेट्री के अकॉर्डिंग, तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री में हमें जो फाइलम देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है टिनोफोरा। वहीं बात करें हम बाइलेटरल सिमेट्री की, तो इन्हें बॉडी कैविटी या फिर हम कह सकते हैं सीलोम के आधार पर एनिमल किंगडम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एसिलोमेट, यानी कि विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। सेकंड है विथ फॉल्स सिलोम, यानी कि सीडोसिलोमेट, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एस्केल्मेंथीज। और थर्ड है सिलोमेट, यानी कि विथ ट्रू सिलोम, जिसके अंतर्गत एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूँ कि जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं ये रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों में पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है इनके स्टेज के अकॉर्डिंग। तो कैसे दोनों स्टेज में पाए जाते हैं, तो जब आगे मैं आपको इकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इस बात को डिस्कस करेंगे। तो एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का ये सबसे सिंपलेस्ट चार्ट है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे इन सभी टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे ताकि आपका क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट बेसिस क्या है एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की। तो फर्स्ट है मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव द पावर ऑफ लोकोमोशन। तो जो मैक्सिमम एनिमल है उनमें लोकोमोशन यानी कि गति की क्षमता होती है। द एनिमल्स विच कैन मूव आर नोन एज फ्री लिविंग एंड द एनिमल्स दैट आर फिक्स एंड अनएबल टू मूव आर टर्म एज सेडेंट्री।
तो ऐसे एनिमल जो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्री लिविंग एनिमल्स। और ऐसे एनिमल जिनमें कि मूव करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि वो चलने में असमर्थ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेडेंटरी। तो जैसा कि आप जब पोरीफेरा पढ़ेंगे तो पोरीफेरा में आपको मैक्सिमम एनिमल्स सेडेंटरी मिलेंगे। आइए सेकंड बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स, यानी कि जंतु के वास स्थान के आधार पर उन्हें किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यदि हम बात करें हैबिटेट के आधार पर, तो हैबिटेट के आधार पर एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट और सेकंड है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वहीं बात करें हम एक्वेटिक हैबिटेट की, द एक्वेटिक हैबिटेट में बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है मैराइन हैबिटेट एंड सेकंड है फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो मैराइन हैबिटेट आप सभी जानते हैं, द मैराइन एनिमल्स हैव टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू डील विथ हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो मैराइन हैबिटेट में पाए जाने वाले एनिमल वे एनिमल होते हैं जो कि ऐसे वाटर में रहते हैं जहाँ पर साल्ट का कंसंट्रेशन अधिक होता है, यानी कि हम एक तरह से कहते हैं सी वाटर। वहीं बात करें हम फ्रेश वाटर हैबिटेट की, द वाटर ऑफ द रिवर, पॉन्ड, लेक्स, बीचेस constitute the freshwater habitat. The animal living in this habitat are known as freshwater animals. तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि फ्रेश वाटर एनिमल्स का मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे एनिमल होते हैं जो ताज़े पानी में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर इस सेंस से है कि इनका पानी खारा न हो, यानी कि साल्टी न हो, जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सभी फ्रेश वाटर के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाने वाले एनिमल को हम फ्रेश वाटर एनिमल कहते हैं। वहीं बात करें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल। तो ऐसे एनिमल जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं या ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। सम एनिमल लिव इन बरो एंड सो दे आर कॉल्ड सब टेरेस्ट्रियल। तो ऐसे एनिमल जो कि कुछ ज़मीन के अंदर बरो यानी कि गड्ढे बनाकर रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सब टेरेस्ट्रियल। एंड द अर्बोरियल एनिमल लिव इन ट्री एंड एरियल एनिमल अडॉप्ट देमसेल्फ इन फ्लाई इन द एयर। तो ऐसे एनिमल जो कि पेड़ों के अंदर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल। और ऐसे एनिमल जिनमें उड़ने की क्षमता होती है, यानी कि वायु में उड़ सकते हैं, उन्हें हम एरियल एनिमल कहते हैं। मेंबर ऑफ द सम फाइला लिव ऑन बॉडी ऑफ अदर एनिमल एंड गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द होस्ट एनिमल। दीज एनिमल आर नोन एज पैरासाइट। तो कुछ संघ के जंतु ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जंतुओं के शरीर पर रहते हैं भोजन के लिए, वासस्थान के लिए, यानी कि होस्ट से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं पैरासाइट एनिमल। पैरासाइट्स दैट्स लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इज नोन एज इक्टोपैरासाइट एंड दोज लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड इंडोपैरासाइट। तो ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल के बॉडी के बाहर की ओर पाए जाते हैं, यानी कि उनके शरीर के बाहर से भोजन और न्यूट्रिशन को लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इक्टोपैरासाइट। और जो एनिमल दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन को लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडोपैरासाइट्स। तो दो तरह के पैरासाइट होते हैं, पहला है एक्टोपैरासाइट और दूसरा है इंडोपैरासाइट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ऑल मेंबर ऑफ एनिमिलिया एग्जिबिट डिफरेंट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्ज द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज में सेल होते हैं, यानी कि स्पॉन्ज भी मल्टी सेलुलर है, बट इनके जो सेल होते हैं वो कम्पैक्ट अरेंज नहीं होते हैं, यानी कि इनके जो सेल होते हैं लूजली अरेंज होते हैं। इसलिए इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फाइलम में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा स्पॉन्ज। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो बॉडी होती है मल्टी सेलुलर तो है, बट इनके जो सेल होते हैं वो पैक्ड नहीं होते, लूजली अरेंज होते हैं, यानी कि लूजली एग्रीगेट होते हैं। वही बात करें इन सिलेंट्रेट, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेंट्रेट में और भी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट पाया जाता है,
यानी कि इनमें जो सेल होते हैं वेल अरेंज होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू का, इसलिए इसे हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड अदर हायर फाइला, टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गेन एग्जिबिट ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही बात करें हम कुछ अदर फाइलम की और प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो इनमें जो टिश्यू होते हैं आपस में ग्रुप बनाकर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेन लेवल का, यानी कि इनमें ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन एनिमल्स लाइक एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, ऑर्गेन हैव एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम एंड द पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही बात करें हम एनिलीड्स की, आर्थ्रोपोड की, मोलस्का की, इकाइनोडर्मेट्स की और कॉर्डेट्स की, तो इनमें जो ऑर्गेन होते हैं और ढेर सारे ऑर्गेन आपस में जुड़ते हैं और फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो और कॉम्प्लेक्स होता है और बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो यदि हम बात करें ऑर्गन सिस्टम के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, तो इस आधार पर भी एनिमल की कई कैटेगरी है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में लें, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज हैव ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं उनमें एक केवल सिंगल ओपनिंग पाया जाता है, यानी कि एक सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करता है। वहीं बात करें हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनमें दो तरह के ओपनिंग होती हैं, यानी कि टू ओपनिंग होते हैं। एक ओपनिंग होता है जिसे हम कहते हैं माउथ, और जो दूसरा ओपनिंग होता है उसे कहते हैं हम एनस। तो याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिनमें होता है उनमें केवल एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, और वही सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करता है। जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में दो ओपनिंग होती है, पहले ओपनिंग में पाया जाता है माउथ और दूसरे में पाया जाता है एनस। वहीं बात करें हम सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि परिसंचरण तंत्र की, तो ये भी दो प्रकार का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम in which the blood is pumped out of the heart and the cell and tissue are directly bathing in it। तो जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट के बाहर पंप होता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में नहीं बहता। तो इनमें क्या होता है, जितने भी सेल होते हैं या टिश्यू होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में डूबे होते हैं। वहीं बात करें हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की, इन क्लोज टाइप द ब्लड इज सर्कुलेटेड through a series of vessels like arteries, vein and capillaries। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो वेसल्स में बहता है, यानी कि धमनी, सिराओं और कैपिलरी में बहता है। तो जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे, यानी कि जब अलग अलग फाइलम पढ़ोगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको ओपन टाइप, क्लोज टाइप, कंप्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी टॉपिक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि सिमेट्री के आधार पर कैसे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। और आपको बता दें कि सिमेट्री के आधार पर जो ये क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। तो किसी भी एनिमल का जो मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो सिमेट्री है, वो दो तरीके की होती है। एक होती है रेडियल और दूसरा होता है बाइलेटरल। तो आइए समझते हैं कि रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। तो रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री जानने से पहले आइए समझते हैं कि एसिमेट्रिकल सिमेट्री क्या होती है। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट मीन्स एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। यानी कि ऐसे एनिमल जिन्हें हम किसी भी प्लेन से काटें और वे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते, तो ऐसे सिमेट्री को हम बोलते हैं एसिमेट्री। जैसे कि स्पॉन्ज की बात करें, तो स्पॉन्जेस को आप कहीं से भी काटते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते, और ऐसे सिमेट्री को कहते हैं हम एसिमेट्रिकल। जैसा कि फिगर में आप अपने राइट साइड देख सकते हैं कि ए स्पॉन्ज हैव नो सिमेट्री। वहीं नेक्स्ट हम बात करें रेडियल सिमेट्री की। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि हम इसे सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो
यह इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो जब भी कोई एनिमल सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करने पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो ऐसे सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल बात करते हैं सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। वही बात करें हम बाइलेटरल सिमेट्री की, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। यानी कि ऐसे एनिमल जिन्हें हम किसी एक प्लेन से काटते हैं तो उनका जो लेफ़्ट और राइट होता है वो आइडेंटिकल होता है। यानी कि ऐसे एनिमल को हम किसी एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल की तो एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, इन सभी में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। एनिमल पोसेसिंग द बाइलेटरल सिमेट्री डेवलप द हैबिट ऑफ कीपिंग वन पर्टिकुलर साइड ऑफ द बॉडी फेसिंग डाउनवर्ड्स, दिस अंडर सरफेस इन द वेंट्रल सरफेस while the upper surface is the dorsal surface। तो जो बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपको दो तरह के हैबिट देखने को मिलेंगे। यानी कि उनका जो निचला सिरा होता है, बॉडी का जो नीचे वाला सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, और जो ऊपर का सरफेस होता है उसे बोलते हैं हम डॉर्सल सरफेस। जैसे बात करें हम केकड़े की, तो केकड़े का जो ज़मीन की तरफ का सिरा है, यानी कि जो ज़मीन की तरफ सिरा है नीचे वाला, उसे हम बोलेंगे वेंट्रल सरफेस, और जो ऊपर की ओर सिरा है यानी कि जो पीठ वाला रीजन है ऊपर, उसे हम बोलेंगे डॉर्सल सरफेस। ऑन द साइड्स ऑफ द डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स आर द लैटरल सरफेस। द हेड इंड ऑफ द बॉडी इज नोन एज एंटीरियर इंड एंड द अपोजिट टेल इंड इज नोन एज द पोस्टीरियर इंड। तो आइए हम फिगर के थ्रू एंटीरियर इंड और पोस्टीरियर इंड के बारे में जाने और इसके साथ साथ जाने डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस के बारे में। तो जैसा कि आप फिगर में राइट साइड देख सकते हैं कि एक डॉग है। तो डॉग में आप देख सकते हैं कि इसमें जो हेड रीजन है आगे है और टेल रीजन पीछे की ओर है। आप इसकी जगह केकड़े को भी रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे नीचे वाला जो सरफेस होता है वो वेंट्रल होता है और ऊपर की ओर डॉर्सल होता है। वहीं आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं कि एक लेडी है। इसके केस में जो हेड है वो ऊपर की ओर है। तो इस केस में क्या होता है, जो इंटीरियर होता है यानी कि जो वेंट्रल सरफेस होता है वो आगे की ओर होता है और जो डॉर्सल सरफेस होता है वो पीछे की ओर होता है। तो इसके वेंट्रल को आप एंटीरियर इंड भी कह सकते हैं और डॉर्सल को आप पोस्टीरियर इंड भी कह सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस में, एंटीरियर और पोस्टीरियर इंड में। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने सिमेट्री में देखा एसिमेट्रिकल, जिसमें कि एनिमल को हम किसी भी प्लेन से काटे, किसी भी एरिया से काटे, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता। वहीं बात करें हम रेडियल में, तो रेडियल में हम किसी भी प्लेन से काटते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। वही बात करें हम बाइलेटरल सिमेट्री में, बाइलेटरल सिमेट्री में केवल वह एक ही प्लेन पर, मतलब एक ही ऐसे जगह से काटेंगे वह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अलावा बाइलेटरल सिमेट्री में हमने वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस के साथ साथ इंटीरियर इंड और पोस्टीरियर इंड के बारे में जाना। फिफ्थ एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का आधार है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और बाकी जो बचे हुए आधार हैं जिस आधार पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है उसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को लाइक, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।